हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे फ्रॉम द डायरी ऑफ यंग गर्ल, जिसे लिखा है एनी फ्रैंक ने। एनी फ्रैंक का पूरा नाम है एनालीज मैरी एनी फ्रैंक। ठीक है, ये जर्मनी में बॉर्न हुई थी और उस वक्त नाज़ी का रूल चल रहा था, नाज़ी ऑक्यूपेशन थी जर्मनी में। हिटलर जो था वो चाहता था कि जर्मनी जो है वो पूरे वर्ल्ड पे राज करे, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है स्टार्ट हुई। और हिटलर जो था वो जूस से बहुत ज़्यादा नफरत करता था। उसके दो रीज़न थे। पहला रीज़न था कि वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में बिलीव करता था। वो सोचता था कि जूस जो है वो इम्प्योर है, और वो ये भी सोचता था। दूसरा रीज़न था कि उसको लगता था कि जूस जो है उसकी वजह से ही हम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हारे हैं। ठीक है, इसलिए वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप से बंद करके जूस को मार देता था। ठीक है, और जितने भी मेंटली इल लोग थे, ठीक है, जो कि फ़िज़िकली ठीक नहीं थे, उन लोगों को भी वो मार देता था। आगे बोल रहे कि एक ब्रीफ सा स्केच देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है। एनालीज मैरी फ्रैंक जो थी, उनकी ये बर्थडे दी गई है, ये डेथ डे दी गई है। वॉज अ जर्मन बॉर्न जूइश गर्ल, जो कि अपनी फैमिली के साथ जिन्हें छिपना पड़ रहा था और अपने फ्रेंड्स के साथ उन्हें छिपना पड़ रहा था। ठीक है, एम्स्टर्डम में। ठीक है, वो जर्मनी में पैदा हुई थी लेकिन उन्हें एम्स्टर्डम में छिपना पड़ रहा था क्योंकि नाज़ी रूल चल रहा था उस वक्त, और ये ज्यू थी। ठीक है, मैंने जैसे बोला क्योंकि इन्हें भी पकड़ के वरना कॉन्सेंट्रेशन कैंप में बंद करके मार दिया जाता। इनकी फैमिली को एम्स्टर्डम में मूव करना पड़ा क्योंकि नाज़ी रूल जो था वो यहाँ पर भी आ गया था। लेकिन अब इन्हों क्या हुआ, इन नीदरलैंड्स में भी ये जो नाज़ी का ऑक्यूपेशन था वो स्टार्ट हो गया। अब क्या हुआ कि इनकी फैमिली को इनके फादर, उनका नाम है ऑटो फ्रैंक, उनके ऑफिस में छिपना पड़ा। ठीक है, 2 साल तक ये लोग ऑफिस की बिल्डिंग में छिपे रहे, लेकिन 2 साल बाद किसी इंसान ने इनकी लोकेशन डिस्क्लोज कर दी गई और इनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में इन्हें भी ट्रांसपोर्ट किया गया, जहाँ पर एनी फ्रैंक जो थी उनका टाइफस से डेथ हो गई। बर्जन बेल्सन एक लोकेशन है वहाँ पर। उनकी सिस्टर की डेथ के कुछ दिनों बाद ही ऑटो फ्रैंक जो थे वो ऑटो फ्रैंक के फादर जो थे वो खाली सर्वाइवर थे इनकी फैमिली में से। वो इनके फादर जो थे वो एम्स्टर्डम आते हैं, वो सोचते हैं कि इन्हें एनी फ्रैंक की जो डायरी है वो मिल जाएगी और वो इसे पब्लिश कर देंगे, और ये हॉलोकॉस्ट जो है वो वर्ल्ड को बताएंगे कि नाज़ी ऑक्यूपेशन के दौरान जूस पे कितने जुल्म ढाए गए, कितना कुछ उनके साथ किया गया। ठीक है, आगे बोल रहे जो डायरी है वो एनी फ्रैंक को दी गई थी 15th बर्थडे पे। ठीक है, और ये रिकॉर्ड करती है, क्रॉनिकल का मतलब रिकॉर्ड करती है उनके लाइफ के इवेंट्स 12 जून से 1 अगस्त 1944 तक। ओरिजिनली ये डच में लिखी गई थी, लेकिन बाद में इसे इंग्लिश में, फ्रेंच में, बहुत सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया और ये वर्ल्ड की मोस्ट पार्टी रेड बुक बनी। ठीक है, और बहुत सारी इस पर फिल्म्स बनी, बहुत सारे टेलीविज़न शोज़ बने, उसके बाद इस पर बहुत सारे ड्रामास बने। ठीक है, ओपेरास बने। अब ये जो डायरी है हमें बताएगी कि नाज़ी ऑक्यूपेशन के दौरान लोगों की लाइफ कैसी थी। एनी फ्रैंक जो थी वो हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड हॉलोकास्ट विक्टिम जो है हमारी बन चुकी हैं। ठीक है, इसमें अब इस चैप्टर का ब्रीफ सा स्केच देखते हैं। एनी फ्रैंक की शक्ल देख लेते पहले, कितनी सुंदर है ना। एनी फ्रैंक कह रही हैं कि ये मेरी वो वाली फ़ोटो है जब मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसी दिखूँ हमेशा। अगर मैं ऐसी दिखती तो हो सकता है कि मुझे चांस मिल जाता हॉलीवुड में। ठीक है, आगे बोल रहे हैं एनी जो है वो अपनी फ्रेंड से इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि एनी जो है उसको एक रियल फ्रेंड की तलाश है, उन्हें नहीं मिलता तो वो अपनी जो डायरी है उसे किटी कहती है, उस पर अपनी सारी इंटीमेट फीलिंग्स जो है वो सब लिख देती हैं। और इसमें वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ उनका कैसा रिलेशन है, अपने हेड मिस्ट्रेस के साथ कैसा रिलेशन है, अपना मैथ्स टीचर जो है उनके मिस्टर कीजिंग, उनके साथ कैसा रिलेशन, उनके बारे में वो डिस्कस करती है। मिस्टर कीजिंग जो है वो एनी फ्रैंक से बहुत ज़्यादा अनॉयड रहते हैं। वो उसे परेशान हो जाती है कि कितना बक बक करती है क्लास में, और उन्होंने होमवर्क असाइन करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। और हमारी एनी फ्रैंक जो है वो बहुत बेखूबी से एसेस लिखती हैं, और मैथ्स टीचर जो हैं वो बाद में इम्प्रेस हो जाते हैं और उन्हें अलाउ कर दिया जाता है कि हाँ आप क्लास में बात कर सकते हो। ठीक है, यही इसमें लिखा हुआ है, ये हम नहीं पढ़ेंगे। अब आगे आ रहे हैं। एनी फ्रैंक कह रही है कि राइटिंग अ डायरी इज़ अ रियली अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी।
डायरी लिखना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज काम है एक इंसान के लिए, मेरे लिए, ठीक है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर। ऐसी बात नहीं है कि मैंने कुछ लिखा नहीं है पहले, बल्कि ऐसी बात है कि पढ़ना कौन चाहेगा, ठीक है। वो सोच रही हैं कि 13 साल की बच्ची की म्यूजिंग्स मतलब कि ख्याल, ठीक है, कि 13 साल की बच्ची का ख्याल पढ़ना कौन चाहेगा, ठीक है। इसलिए वो डायरी लिखना उनके लिए थोड़ा सा स्ट्रेंज सा एक्सपीरियंस है। ओह वेल, इट डजंट मैटर। I feel like writing and I have even a greater need to get all the things off my chest। बोल रही हैं कि चलो कोई ना, मुझे मानना है लिखने का, और दूसरी बात ये है कि मैं लिखूँगी क्योंकि मुझे लगता है कि अब मेरे दिल में जो भी बातें हैं मुझे किसी को बताने की ज़रूरत है, और इसलिए मैं डायरी लिखना स्टार्ट कर दी हूँ, ठीक है। अब बोली कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग on one of those days when I was feeling little depressed and was sitting at home when my chin was in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out। अब बोली कि पेपर जो है उसमें ज़्यादा पेशेंस होता है एज़ कम्पेयर टू पीपल, ठीक है। क्यों कहा गया है? क्योंकि अच्छा, इनके ख्याल पढ़ते फिर हम अपने ख्याल पढ़ेंगे, ठीक है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग, बोल रही हैं कि मैंने इस बारे में, इस फ्रेज़ के बारे में सोचा था जब मैं थोड़ी सी दुखी थी, जब मैं अपने घर में बैठी हुई थी, मेरा जो चिन था मेरे हाथों के बीच में था, और मैं बोर्ड थी, मैं लिस्टलेस थी। लिस्टलेस मतलब मेरे पास कोई काम धाम नहीं था करने के लिए, और मैं सोच रही थी कि मैं घर में रहूं या मैं बाहर जाऊं, ठीक है। मैं घर पे रही, मैं वहीं रही जहाँ पर मैं ब्रूड कर रही थी। ब्रूड का मतलब होता है कि ऐसे ख्याल सोचना जिन्हें सोचकर आप दुखी हो जाओ। पेपर डज हैव मोर पेशेंस, and since I'm not planning to let anyone else read this stiffed back notebook, grandly referred to as diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference। अब क्या बोल रहे हैं कि एनी फ्रैंक जो थी वहीं पे बैठ रही थी, ठीक है, वहीं पे बैठी रही जहाँ पर वो डिप्रेसिंग थॉट जो थी सोच रही थी। हाँ, और वो कहती है हाँ, पेपर जो है उसमें ज़्यादा पेशेंस होता है, और वो कहती है हाँ, पेपर में बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बीइंग, ठीक है। अब बोल रही है कि और मैं किसी को भी अपनी जो स्टिफ बैक्ड नोटबुक है, ठीक है, डायरी को रेफ़र कर रही है। स्टिफ का होता है कि फर्म, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिजिड चीज़, जैसे तोड़ा मरोड़ा ना जा सके। जैसे मेरा ये चश्मे का डब्बा है, इसे मैं तोड़ मरोड़ नहीं सकती, बहुत ज़्यादा स्टिफ है, राइट। तो बोले कि जो स्टिफ बैक नोटबुक है इसे मैं किसी को पढ़ने नहीं दूंगी, जिसे मैं डायरी कहती हूँ, ठीक है। हाँ, जब तक मुझे कोई रियल फ्रेंड ना मिल जाए, और अगर मुझे कोई फ्रेंड मिल भी गया तब भी मुझे नहीं लगता कि कोई ख़ास असर पड़ेगा, ठीक है, द वे आई फील राइट नाउ उस पर। आगे बोल रही है कि नाउ I am back to the point that prompted me to keep the diary in the first place. I don't have friend। बोल रही हैं कि आ जाओ वापस से उस बात पे वापस आते हैं कि मैंने डायरी लिखना चालू ही क्यों किया फर्स्ट प्लेस पे, राइट। प्रॉम्प्टेड मतलब पता है कॉज या फिर मेड, ठीक है, जिस वजह से मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया। रीज़न है कि मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in this world, and I'm not. I have loving parents and a 16-year-old sister, and there are about 30 people that I can call friends। ठीक है, क्या बोल रही हैं कि मैं बहुत क्लियरली मेंशन कर दूं कि क्योंकि कोई बिलीव नहीं करेगा कि एक 13 साल की बच्ची जो है वो इस दुनिया में अलोन है, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं हूँ यार, ठीक है। मेरे पेरेंट्स है, लविंग पेरेंट्स है, मेरी एक 16 साल की एक बड़ी बहन है, ठीक है, मेरे फ्रेंड्स है, मेरे अराउंड 30 फ्रेंड्स है, मेरी एक फैमिली है, मेरे लविंग आंट्स है, मेरा एक अच्छा खासा घर है। नहीं, सरफेस पे मतलब बाहर से तो लगेगा कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास एक ट्रू फ्रेंड की ना असली में कमी है। हम जब दोस्त इकट्ठे होते हैं ना, तब मैं सोचती हूँ कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा, राइट। मैं सोचती हूँ कि मुझे मज़ा कब आएगा, मैं सोचती हूँ कि मुझे गुड टाइम का पता है कि मज़ा कब आएगा, राइट। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरी थिंग्स। हम लोग कुछ बात ही नहीं कर पाते हैं, हम लोग सिर्फ
ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि हाँ हमारे पास ऐसा हुआ, हमारे घर पे आज हमारे घर पे ऐसा हुआ, राइट। उसके अलावा हम लोग कुछ बात नहीं करते हैं। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम। हम लोग क्लोज नहीं हो पा रहे एक दूसरे से, फ्रेंड्स जो हैं, एंड वो मेन प्रॉब्लम है। मे बी इट्स माई फॉल्ट, हो सकता है कि मेरी गलती हो। इसी वजह से हम लोग जो है एक दूसरे से कन्फाइड नहीं कर पा रहे एक दूसरे पे, ठीक है। कन्फाइड मतलब होता है कि अपने सीक्रेट्स बताना एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे को सीक्रेट बताना अपने, इसलिए मे बी हो सकता है कि हम लोग अपने सीक्रेट्स डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे हैं। In any case, that's just how things are, and unfortunately they are not liable to change. This is why I have started the diary. In any case, अब बोल रही है कि मुझे लग रहा है कि चीज़ें बिल्कुल नहीं बदलेंगी, और इसी वजह से मैंने डायरी लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend, and I am going to call this friend Kitty. बोल रही हैं कि मैं अपने ये जो अपना long-awaited friend है, ठीक है, ट्रू फ्रेंड है, उसकी तलाश में बैठी तो नहीं रह सकती हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक डायरी लिखना स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, और मैं अपनी डायरी को ही अपना ट्रू फ्रेंड बोलूँगी। जैसे लोग करते हैं ना कि फैक्ट्स लिख दिए कि हाँ मेरे दिन में ऐसा हुआ, मेरे दिन में ऐसा हुआ, मेरे दिन में ऐसा हुआ, मैं वो सब नहीं लिखूँगी। मैं अपनी डायरी को अपनी फ्रेंड मानूंगी और उसे किटी बोलूँगी, राइट। जैसे हम फ्रेंड्स को निकनेम देते हैं, वैसे उन्होंने भी अपनी डायरी को एक निकनेम दिया, किटी। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, it is better to provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. बोल रहे हैं कि अगर कोई मेरी स्टोरीज़ पढ़ेगा, ठीक है, कोई जो मैं किटी को सुना रही हूँ स्टोरीज़, कोई पढ़ेगा, अगर मैं सीधा प्लंज राइट इन का मतलब होता है कि जंप कर जाना, ठीक है, या फिर डाइव कर जाना, ठीक है। अगर मैं सीधा ही कूद पड़ी अपनी स्टोरीज़ बताने पे, तो किसी को भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी का एक ब्रीफ सा स्केच दूँगी, जो कि मैं नहीं देना चाहती हूँ। ऑब्वियसली मुझे नहीं पसंद ये सब। आगे बोल रहे हैं, माई फादर, द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25। इनके फादर जो है वो बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा अडोरेबल फादर हैं इनके हिसाब से। और इनके फादर और इनकी मदर की जो शादी हुई थी कब थी, जब इनके फादर की एज थी 36 और इनके मदर की एज थी 25। इनकी जो सिस्टर है मार्गरेट जो थी वो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में पैदा हुई थी 1926 में, ठीक है, और इनका जन्म हुआ था 12 जून 1929 पे, ठीक है। ये जो थी फ्रैंकफर्ट में रहे जब तक एनी जो थी वो 4 साल की नहीं हुई, ठीक है। आगे बोल रहे हैं, इनके जो फादर है उन्हें हॉलैंड में इमाइग्रेट करना पड़ा 1933 में, क्योंकि हमने पढ़ा मेन रीज़न नाज़ी वाला, ठीक है। आगे बोल रहे हैं कि माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर वाइल मार्गरेट एंड आई वर सेंट टू एश्टन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर। ओके, क्या बोल रहे हैं कि इनकी जो मदर है, इनकी मदर का नाम क्या है, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, ठीक है। इनकी बहन का नाम हमने पढ़ लिया मार्गरेट फ्रैंक, इनके फादर का नाम था ऑटो फ्रैंक, इनकी मदर का नाम क्या है, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, और इनका पूरा नाम क्या है, एनालिस मैरी फ्रैंक, ठीक है। सब नाम याद रखने हैं। अब मार्गरेट जो थी, क्या बोल रहे हैं कि इनके जो फादर हैं वो हॉलैंड में गई 1933 में, इनकी मदर भी उनके साथ हॉलैंड गई, लेकिन इनकी जो सिस्टर है और एनी जो है उन्हें एचन भेज दिया गया उनकी ग्रैंड मदर के साथ रहने के लिए। मार्गरेट जो थी उन्हें हॉलैंड भेजा गया दिसंबर में, और एंड आई वॉज फॉलोड इन February when I was plunged down on the table as a birthday present for Margaret, ठीक है। plunged down का मतलब होता है पुट डाउन, रख देना, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि मार्गरेट जो थी इनकी सिस्टर को भी हॉलैंड में भेज दिया गया दिसंबर में, और फरवरी में एनी को भी भेज दिया गया हॉलैंड में, और उन्हें मार्गरेट के बर्थडे के प्रेजेंट के तौर पर भेजा गया, ठीक है।
मतलब बर्थडे के दिन पर वो गए थे, ठीक है, मार्गरेट के बर्थडे के दिन पर वो हॉलैंड गए थे। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, उनके स्कूल का नाम है मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6। एट द टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। In the sixth form, my teacher was Mrs. Cupress, the headmistress. At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. Okay, क्या बोल रहे हैं कि मुझे इस स्कूल में भेजा गया, मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में, ठीक है, जहाँ पर मैं रही जब तक मैं 6 साल की थी। और मैं यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड में आई थी। और 6th ग्रेड में मेरी जो मिसेस क्यूप्रस थी, मेरी जो हेडमिस्ट्रेस थी मिसेस क्यूप्रस जो थी, और एनी जो थी, इन दोनों को बाय कहना पड़ा। और इन दोनों को, ये दोनों ही रो रहे थे, इन दोनों की आंखों में आंसू थे, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट बॉन्ड था इन दोनों के बीच में, राइट। आगे आते हैं, क्योंकि 6th ग्रेड में आई थिंक इनका स्कूल जो था वो 6th ग्रेड तक का था, ठीक है। आगे आते हैं, इन द समर ऑफ 1941 grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration। 1941 में इनकी जो ग्रैंडमा थी वो बीमार पड़ गई, उनका ऑपरेशन करना पड़ा, और इसीलिए उस साल इनका बर्थडे जो था बहुत ज़्यादा कम धूमधाम से सेलिब्रेट किया गया। उनकी ग्रैंडमा की डेथ जनवरी 1942 में हो गई। और नो वन नोज़ हाउ मच आई थिंक ऑफ हर, किसी को भी नहीं पता कि मैं अपनी ग्रैंडमा को कितना याद करती हूँ और मैं उनको कितना प्यार करती हूँ, ठीक है। मेरा बर्थडे जो था वो 1942 में मनाया गया, क्योंकि मेरा पिछले साल बर्थडे उतने अच्छे से मनाया नहीं गया था, राइट। और ठीक है, क्योंकि मेरा बर्थडे जो था वो उस साल उतने अच्छे से नहीं मनाया गया था। और मेरी जो ग्रैंडमा की कैंडल जो थी वो भी मेरे बर्थडे कैंडल के साथ जल रही थी, ठीक है। ये कितनी प्यारी बात लिखी है कि मेरी ग्रैंडमा की जो कैंडल थी वो मेरे बर्थडे के कैंडल के साथ जल रही थी, कि अफेक्शन कितना उन दोनों के बीच में ये शो कर रहा है, राइट। आगे आते हैं कि मैंने इस वीडियो में 10 बार लाइक का है। ओके, आगे आते हैं, The four of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है सोलन, ठीक है। सोलन मतलब सिंसेयर। क्या बोल रही है कि हम 4 जो हैं, इनके मम्मा पापा, इनकी बहन और ये, ठीक है, ये जो है ये सब ठीक हैं, अच्छे खासे हैं। और आज की ये प्रेजेंट डेट को मेंशन कर रही हैं 20 जून 1942 को, ठीक है। और आगे बोल रही हैं कि डियरेस्ट किटी, और ये बहुत ना डेडिकेशन कर अपनी डायरी अभी भी लिख रही हैं, और बोल रही कि डियरेस्ट किटी, हमारी जो इंटायर क्लास है इज़ क्वैकिंग इन इट्स बूट। क्वैकिंग इन इट्स बूट जो है वो एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा डर है, उन लोगों में बहुत डर है, बहुत ज़्यादा नर्वस है, ठीक है। बोल रही कि मेरी जो पूरी की पूरी क्लास है वो अपनी बहुत ज़्यादा डरी हुई है, बहुत ज़्यादा नर्वस है। और रीज़न क्या है? Of course is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. Half the class is making bets। क्या बोल रही हैं कि reason of course है, forthcoming का मतलब होता है जो आने वाली है, ठीक है। तो आने वाली मीटिंग को लेकर सब लोग टेंस्ड हैं कि उस मीटिंग में टीचर्स डिसाइड करेंगी कि कौन अगली क्लास में जाएगा और कौन जो है वो इसी क्लास में रहेगा। हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बेट्स, आधी क्लास जो वो तो अपनी बेट्स लगा रही है। GN and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, ठीक है। GN और I, ठीक है, इनके एक दोस्त का नाम है GN, और एनी जो है वो दोनों हंसती हैं, ठीक है, वो दोनों हंसती हैं 2 लड़कों पे जो कि इनके पीछे बैठते हैं। CN and जेक्स, ठीक है, उन 2 लड़कों का नाम क्या, CN और जेक्स, who have staked their entire holiday savings on their bet। और ये जो 2 लड़के हैं उन्होंने अपनी पूरी हॉलीडे की सेविंग्स बचा के रखी है इस बेट को लेके, ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में कोई बेट लगी है, उसको लेके इन्होंने अपनी सेविंग्स बचा के रखी हुई है। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, येस यू आर, नो आई एम नॉट, ठीक है। तो ये दोनों सुबह से रात तक
जैसे दो लड़के हैं सीएन और जेक्स, एक दूसरे को कहते हैं कि तू पास होने वाला है, कहता है नहीं भाई मैं नहीं हो रहा, फिर कहते हैं नहीं तू होएगा पास, फिर वो कह रहे नहीं भाई मैं नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये बात इन दोनों के बीच में चलती रहती है। इवन जीज प्लीडिंग ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन, ठीक है। प्लीडिंग का मतलब होता है रिक्वेस्टिंग, और आउटबर्स्ट का मतलब गुस्सा एकदम, ठीक है, भड़कना। बोल रहे कि जी जो है, ठीक है, जीएन जो है इतनी रिक्वेस्ट करती है इनको, और मेरा जो गुस्सा है वो भी आज तक इन दोनों को शांत नहीं कर पाया है, ठीक है। इफ़ यू आस्क मी देर आर सो मैनी डमीज दैट about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on the earth, ठीक है। अगर आप मुझसे पूछो तो हमारी क्लास में सारे डमीज़ हैं। डमी का मतलब है कि स्टूपिड, फ्रेज़ है यहाँ पर डमी का मतलब है स्टूपिड यहाँ पर, ठीक है। बोल रहे हैं कि अगर आप मुझसे पूछो तो हमारी हाफ क्वार्टर मतलब 1/4 क्लास जो है वो बेवकूफ़ है, लेकिन टीचर जो हैं वो बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स हैं इस अर्थ के, ठीक है। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि टीचर का मूड कब स्विंग हो जाए, राइट, कब चेंज हो जाए। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई आई एम नॉट वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ विल मेक इट। मुझे अपनी गर्ल फ्रेंड्स और मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि हम लोग पास हो जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि हम लोग जो है वो पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट विच आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ्स। जो ओनली सब्जेक्ट जिसमें मैं श्योर नहीं वो है मैथ्स। एनीवे हम क्या ही कर सकते हैं, हम सिर्फ वेट कर सकते हैं। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज़ होप, ठीक है। हम तब तक तो हम खाली एक दूसरे को वही बोलते हैं कि होप लूज़ मत करो, ठीक है। आगे बोल रहे हैं कि आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, देर आर 9 of them, 7 men and 2 women। मैं अपने टीचर से मेरी बहुत ज़्यादा बनती है। मेरे 9 टीचर्स हैं, ठीक है, 7 मेल है और 2 फीमेल है। मिस्टर कीजिंग जो है वो एक ओल्ड फॉगी है, ठीक है। ओल्ड फॉगी का मतलब है जो बहुत पुरानी विचारधारा वाले हैं, ठीक है, कि जिन्हें तुम समझ गए, पुरानी विचारधारा, ठीक है। मिस्टर कीजिंग जो है वो ओल्ड फॉगी है, जो कि हमें मैथ्स पढ़ाते हैं, और वो मुझसे एजेस, ठीक है, अनॉयड विद मी फॉर एजेस मतलब बहुत लंबे समय से। फॉर एजेस मतलब एक फ्रेज़ है जिसका मतलब है बहुत लंबे समय से, ठीक है। मिस्टर कीजिंग मेरे से बहुत ज़्यादा लंबे समय से अनॉयड है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ। उन्होंने मुझे बहुत सारी वार्निंग्स दी है। वार्निंग्स देने के बाद इन्होंने मेरे को क्या कि मेरे को एक एक्स्ट्रा होमवर्क दिया है। एक ऐसे लिखना ऑन द सब्जेक्ट और चार्टर बॉक्स पे क्या ही लिख सकता है यार इंसान, ठीक है। वो कह रही हैं आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर। आई डिसाइडेड आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक। आई टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट। मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि इस बारे में बाद में टेंशन लेंगे। मैंने चुपचाप इसका जो टाइटल है वो अपनी नोटबुक पे लिखा और मैंने अपने बैग में डाला और मैं चुपचाप बैठ गई, ठीक है। और मैं चुपचाप रहने का मैंने ट्राई किया। दैट इवनिंग, उस शाम को जब मैं घर आई, जब मैंने होमवर्क सारा अपना कंप्लीट कर लिया, उस जो टाइटल था ऐसे का, उस पर मेरा ध्यान पड़ा, ठीक है। आई बिगैन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। मैं अपने जो फाउंटेन पेन की जो टिप है, ठीक है, फाउंटेन पेन की जो टिप है, मैं उसे च्यू कर रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि क्या लिखा जाए इस बारे में। अगर कोई और इंसान होता तो वो रैम्बल ऑन कर जाता। रैम्बल ऑन मतलब कि कुछ भी लिखना, मतलब अनशंट लिखना, विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, और बहुत ऐसे लंबा बढ़ा चढ़ा कर लिखना, ठीक है। जैसे तुम लोग अपने एग्जामिनेशंस में लिखते हो, सोशल साइंस में कुछ भी लिखे जा रहे हो लंबा चढ़ा के, पता तुम्हें भी नहीं है कि लिख क्या रहे हो,